आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पर्सनैलिटी। क्या है? पर्सनैलिटी। क्या होता है पर्सनैलिटी? हाँ, पर्सनैलिटी क्या है? हाँ जी, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या है? कहाँ से आया? एक वर्ड से है। उस वर्ड का नाम क्या है? पर्सोना। क्या नाम है? पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। क्या होता है? मास्क। तो ये पर्सनैलिटी क्या है? आपकी एक मास्क है। मास्क का मतलब है कि जो आपके बारे में बताता है ना। जैसे आप किसी को देखते हो और देख के आप उसके बारे में जो है किसी कोई पर्सन आता है आपके पास, आप जिसको नहीं जानते, दूसरे पर्सन ने आपको आगे बोला कि कैसा आदमी था, तो आप कहते हैं कि यार वैसे नहीं जानता, सांवले से रंग का था, भूरे से रंग का था, काले से रंग का था, ऐसे उसकी आंखें थी, मोटा था, पतला था, लंबा था, ठीकना था, है कि नहीं। इस तरीके से आप उसका क्या देते हैं? डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर तो वो उसकी क्या है? पर्सनैलिटी है ना। कोई अगर अच्छी कोई पर्सन वेल मेंटेन्ड है ना, आपके साथ आया, वेल मैनर्ड स्पीक है ना, बोलने में अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, तो आप बोलेंगे क्या बात है, वह क्या पर्सनैलिटी बनेगी। कोई पर्सन है जो शरीर से तो बहुत अच्छा है पर बोलने में अच्छा नहीं है, तो क्या आप बोलेंगे कि सारा गंदा आदमी का पता नहीं कहाँ से वो मथे लग गया, है ना, बहुत खराब आदमी, ऐसा आप बोलेंगे। तो वो क्या है? जो आपने अच्छा बताया बुरा बताया वो उस पर्सन का क्या था? पर्सनैलिटी था। क्या था? पर्सनैलिटी था। तो पर्सनैलिटी वर्ड जो है ये पर्सोना वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या है? मास्क है। क्या है? मास्क। तो आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है? तो पर्सनैलिटी क्या है कि पर्सनैलिटी एक कोई पर्सन है, उस पर्सन का या उस इंडिविजुअल का हम क्या करें? उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका आईक्यू लेवल, उसका मेमोरी, उसका अपीयरेंस, इन सारी चीजों को अगर जोड़ दें एक साथ तो जो निकल के सामने आती है वो उसकी पर्सनैलिटी आती है। पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या बताया गया? तो पर्सनैलिटी इट इज ए टोटल ऑफ, किस चीज का टोटल है? पर्सन का एटीट्यूड, पर्सन का बिहेवियर, पर्सन का आईक्यू, पर्सन का अपीयरेंस, इन सारी चीजों को अगर मैं क्या कर दूं, एक साथ जोड़ दूं, और एक साथ जोड़ने के बाद जो निकल के सामने आती है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनैलिटी बोला जाएगा। तो पर्सनैलिटी क्या है? टोटल है किसका? एटीट्यूड का, बिहेवियर का, आईक्यू का, अपीयरेंस का, आईक्यू या मेमोरी, है ना, दोनों चीजें याद करते हैं इसमें। कुछ मेमोरी जोड़ते हैं, कुछ आईक्यू। तो दोनों बातें क्या है? एक ये है कि पर्सन का बिहेवियर कैसा था। बिहेवियर क्या होता है? किसी पर्सन का ओवर्ट और कोवर्ट एक्टिविटी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पर्सन का बिहेवियर बोलते हैं। मेमोरी क्या है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग एनी डाटा या रिकॉल एनी डाटा, किसी डाटा को याद करने की जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। अपीयरेंस, दिखने में कैसा है? आपने देखा, आपने देख के बोला कि मोटा मोटा सा था यार, छोटी सी हाइट का, सांवले से रंग का, नीली नीली, भूरी भूरी, काली काली उसकी आंखें थी, जैसा भी आपने बताया, दिस इज अपीयरेंस, है ना। एटीट्यूड, पर्सन का बोलने चलने का अंदाज कैसा था, है ना, दिस इज एटीट्यूड। तो पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, आईक्यू, मेमोरी, अपीयरेंस, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ऊपर की जो चीज सामने आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो पर्सनैलिटी को क्या करती हैं? अफेक्ट करती है। क्या? तो अगर हम फैक्टर की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे क्या है, कोई पर्सन है, उसका एज के हिसाब से क्या होती है? पर्सनैलिटी चेंज होती है। आज आपको और आपके दादाजी दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो दोनों में से अच्छी पर्सनैलिटी किसकी होगी? किसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी? हाँ जी, आपकी अच्छी होगी, है ना। इसका मतलब एज कहीं ना कहीं क्या करता है? रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जैसे पर्सन क्या है, धीरे धीरे ओल्ड एज में जाएगा तो उसकी स्किन लटकने लग जाएगी, उसको धीरे धीरे वो बातें भूलने लग जाएगा, चीजें याद नहीं रहेगी, है कि नहीं। तो वहाँ क्या होता है? धीरे धीरे इम्पेयरमेंट आने लगते हैं। तो एज जो है वो सबसे बड़ी कहानी रहती है। इसके साथ साथ कोई जेंडर बोलो या सेक्स, है ना, सेक्स के हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज होती है। इसके अलावा कोई पर्सन जिसका प्रोफेशन के हिसाब से, आप हॉस्पिटल में जाते हैं
हॉस्पिटल में कहा कि आपने देखा एक नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ था एक चेयर पे और उसके साथ में दूसरी चेयर पे एक सफाई वाला कर्मचारी बैठा था। आपने देख के हम देख जाते हैं और जाकर के हमें ये पता नहीं है कि ये सफाई वाला है और ये नर्सिंग वाला है, या एक डॉक्टर बैठा था एक चेयर पे और एक नर्सिंग वाला बैठा था, तो दोनों की पर्सनालिटी में फर्क होगा कि नहीं होगा? देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि यार ये डॉक्टर होना चाहिए, है ना। काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की जो है उसकी पर्सनालिटी कम हो, पर एज ए प्रोफेशन हम बात करें, है ना, तो थोड़ा चेंज होता है कि जिसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई है उसकी पर्सनालिटी क्या होगी? हाई होगी, है ना। तो प्रोफेशन जो रहता है ना, या जैसे मान लीजिएगा आप जो है जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप हॉस्पिटल में जॉब करने से चले जाएंगे और एक जो सुबह सुबह सड़क पे झाड़ू निकालने वाले या कचरा उठाने वाले होते हैं, आपकी पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी बराबर होगी क्या? या आज के टाइम में बात करें आपकी और उनकी पर्सनालिटी बराबर है क्या? नहीं। तो प्रोफेशन यानी कि प्रोफेशन भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन एक और पर्सन जिसने क्या कर रखा है? एमए एमकॉम सब कुछ कर रखा है, मास्टर डिग्री है ना। और एक पर्सन जो आठवीं में फेल है, एक तो क्या है आठवीं में फेल है और एक क्या है मास्टर्स है, दोनों की पर्सनालिटी बराबर होगी क्या? पर्सनालिटी में क्या होगा? फर्क होगा। पर्सनालिटी का मतलब अकेला दिखना ही नहीं है, पर्सनालिटी का मतलब होगा उसका एटीट्यूड कैसा है। जब नॉलेज होगा तभी तो एटीट्यूड आएगा ना, बिना नॉलेज के एटीट्यूड हो सकता है क्या? बिहेवियर, जब हमें नॉलेज होगा तभी तो हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है और हमें नॉलेज है तो हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। आईक्यू, मेमोरी, है ना, जब हमारे अंदर कुछ डाटा स्टोर होगा तभी तो हम मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो मेमोराइज कैसे करोगे? और अपीयरेंस जो है हो सकता है आखिरी फेल पर्सन जो है इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो दिखने में, पर जो है क्या इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर और इसका आईक्यू मास्टर डिग्री वाले के बराबर होगा क्या? नहीं। इसका मतलब जो है एजुकेशन भी कहीं ना कहीं क्या करती है? रोल प्ले करती है जिसको पर्सनालिटी को अफेक्ट करने में। इसके अलावा जैसे हमारे प्रोफेशन के साथ संबंधित आ रहा फाइनेंशियल कंडीशन है ना, सोचिए इकोनॉमिक स्टेटस बोलो या फाइनेंशियल कंडीशन। एक पर्सन जिसका रोज का 5 लाख रुपए का आमदनी है और एक पर्सन जिसकी महीने की 50,000 की आमदनी है। एक पर्सन जो है जिसके महीने के 30 दिन के 50,000 रुपए आते हैं और एक पर्सन है जिसको एक दिन के 5 लाख रुपए आमदनी होती है। दोनों का स्टेटस बराबर होगा क्या? इसमें कुछ तो खास है तभी इसका एक दिन का 5 लाख आ रहा है कि नहीं? और इसके बाद ऐसा कुछ तो ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से ये महीने में भी 50,000 कमा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस भी क्या करता है? रोल प्ले करता है। ये सारे के सारे हमारे क्या रहते हैं? सारे के सारे जो है फैक्टर रहते हैं जो अफेक्ट करने का काम करते हैं किसको? आपकी पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी क्या है? एटीट्यूड, बिहेवियर, आईक्यू, मेमोरी और अपीयरेंस को जोड़ दिया जाए तो जो निकल के सामने आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कौन कौन सी रहती है। पर्सनैलिटी के टाइप्स, पर्सनैलिटी जो है इसको टाइप्स के आधार पे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। एक टाइप हम पढ़ेंगे क्लस्टर ए पर्सनैलिटी, एक हम पढ़ेंगे क्लस्टर बी पर्सनैलिटी और एक हम पढ़ेंगे क्लस्टर सी पर्सनैलिटी। ए, बी और सी 3 तरीके का पर्सनैलिटी का टाइप हम पढ़ेंगे। क्या होगा? क्या होगा?
तो पर्सनालिटी के टाइप की बात है कि एक तो है क्लस्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे हम, और क्लस्टर बेसिस क्लासिफिकेशन जो करेंगे इसमें हम 3 क्लस्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लस्टर ए, एक पढ़ेंगे क्लस्टर बी और एक पढ़ेंगे क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में फिर हम फर्दर डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और फर्दर डिसऑर्डर कौन सा, एक पढ़ेंगे हम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो 3 तरीके के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे किसके अंदर, क्लस्टर ए के अंदर। और क्लस्टर में 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला है पैरानॉइड, दूसरा है स्किज़ोइड और तीसरा है स्किज़ोटाइपल। वही क्लस्टर बी, और क्लस्टर बी में कौन कौन से पढ़ेंगे, तो क्लस्टर बी में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके अलावा दूसरा पढ़ेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसके साथ साथ तीसरा हम पढ़ेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो 4 टाइप के डिसऑर्डर पढ़ेंगे क्लस्टर बी के अंदर। और क्लस्टर सी में हम क्या पढ़ेंगे, तो क्लस्टर सी में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरा हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्या रहेंगे, पर्सनालिटी के डिसऑर्डर है जो टाइप्स के अंदर हम पढ़ेंगे, और वो क्या है, तो उसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर आएंगे, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर सी के क्लस्टर ए में आएगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वही क्लस्टर बी में आएगा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी में आएगा पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्या है, हमारा पर्सनालिटी का डिसऑर्डर के टाइप है ना, इसके टाइप है डिसऑर्डर के टाइप है। और डिसऑर्डर हम किस में पढ़ रहे हैं, क्लस्टर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप या एक गुच्छा, है ना। ग्रुप को हम दूसरे वर्ड में क्या बोल देते हैं, क्लस्टर बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या होता है इस पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, पैरानॉइड वर्ड का मतलब क्या था, सस्पिशियस, शक संदेह करने वाला। क्या, शक संदेह को करने वाला। इसमें क्या होगा, पर्सन जो है वो क्या करता रहता है, सस्पिशियस नेचर का पर्सन होता है। कैसा पर्सन होगा, सस्पिशियस नेचर वाला होगा। सारा दिन क्या करता रहता है, शक संदेह करता रहता है।
है ना। और पर्सन क्या नहीं कर पाता है, जब सारा दिन सक्सेस दिया करेगा तो दूसरे लोगों के साथ में रिलेशन नहीं बना पाएगा अच्छे से। और पर्सन क्या करता रहता है, दूसरे लोगों से जो है अलग रहता है ना। आइसोलेट तो नहीं कह सकते, आइसोलेशन नहीं होता है। आइसोलेट का मतलब है कंप्लीटली दूसरे लोगों से अलग हो जाना। कंप्लीटली यहाँ अलग नहीं होता है, पर दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं कर पाता। ये हर पर्सन पे सक्सेस दिया करता है, और हर पर्सन पे सक्सेस दिया करता है, तो ये थोड़ा सा उनसे क्या रहता है, डिफरेंट रहता है ना। पैरानॉइड पर्सनालिटी, स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है, तो स्कीज़ोइड में पर्सन क्या है, जो पर्सन होता है उस पर्सन के अंदर जो है इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। पर्सन क्या नहीं कर पाता है, दूसरे लोगों के साथ में इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। कौन सा, स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला। और जब दूसरे लोगों के साथ में इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं बना पाता है तो ये पर्सन अकेला रहता है। ये क्या होता है, अकेला रहता है, अलोन पर्सन रहता है, अकेला रहता है। कौन, स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सोशल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। स्कीज़ोइड वाला क्या करता है, खुद को दूसरे लोगों से क्या कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है ना। और आपको पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप की पर्सनालिटी में डेल्यूजन ऑफ रिफरेंस देखने को मिलता है। आपने बताना है स्कीज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कौन सा डेल्यूजन देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है। इसमें पर्सन आर्गुमेंटिव होता है, हर छोटी छोटी बात पे पर्सन क्या करता है, आर्गुमेंट करता है, शक संदेह वाला होता है, आर्गुमेंटिव पर्सन होता है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर क्या करेगा, आर्गुमेंट करता रहेगा, सस्पिशियस नेचर शो करेगा, शक करता रहेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हर बात पे क्या करता है, वो आर्गुमेंट। इसमें क्या करता है, स्कीज़ोइड वाले में क्या करता है पर्सन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस शो करता है। क्या शो करेगा, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कम बात करता है दूसरों के साथ, है ना, लेस टॉकेटिव कह सकते हो आप, है ना। दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, सोशली आइसोलेट रखता है ना। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिलता है। तीसरा है स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, इसको हिडन स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हिडन स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या होंगे, अबनॉर्मल थॉट आते हैं। और अबनॉर्मल कैसे, एक्सेसिवली, है ना। अबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर यहाँ क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। और इसमें क्या है, जो स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पर्सन होता है, इसका बिहेवियर थोड़ा ओल्ड टाइप का होता है। कैसा बिहेवियर होता है, और यानी डिजायर बिहेवियर होता है, ये दूसरे लोगों से थोड़ा अलग तरीके का बिहेव करता है। इसकी स्पीच जो है वो कैसी होती है, ओल्ड टाइप की स्पीच होती है। कैसी स्पीच होती है, ओल्ड स्पीच होती है, जो है वेल मैनर्ड स्पीच नहीं होती है, डिस मैनर्ड स्पीच आप कह सकते हैं। दूसरे पर्सन के साथ जो है पहली लेलिया लाइक जो है शो करता है, पहली लेलिया, है ना। इसके साथ साथ जो है इसकी थिंकिंग जो कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये क्या करता है, मैजिकल थिंकिंग शो करता है। कैसी थिंकिंग शो करेगा, मैजिकल थिंकिंग शो करेगा। और इसमें अफेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज होके इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट हो जाता है। कैसा अफेक्ट हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है, मैजिकल थिंकिंग शो करता है, डिजायर बिहेवियर होता है, ओल्ड स्पीच होती है। इसके अंदर स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर इसको हिडन स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। हिडन स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। किसको, स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरा हमारा कौन है, क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में कौन आता है आपका, तो क्लस्टर बी में आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या होते हैं इनके अंदर, क्या होता है, नार्सिसिस्टिक क्या होता है, एंटी सोशल क्या होता है, बॉर्डरलाइन क्या होता है, और हिस्टीरियोनिक क्या होता है, क्या होता है बताओ। हाँ जी, कौन से में, नार्सिसिस्टिक में। अच्छा, छोटी छोटी बातों को क्या करना, बड़ा बना के शो करना, उसको क्या कहते हैं, नार्सिसिस्टिक। अच्छा, कोई और, नार्सिसिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या है,
तो क्या है नार्किसिस्टिक? नार्किसिस्टिक का मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटेशन करना। क्या करना? एक्सप्लॉइटेशन करना। किसके लिए? खुद के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है दूसरे लोगों पर क्या करना? इल्जाम लगाना, है ना। कोई भी गलती है, अगर गलती खुद की है तो उसको क्या करना? जो दूसरे लोग हैं उनके सामने किसी और की गलती शो करके खुद के स्टेटस को बड़ा बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी पर्सनालिटी वाले लोगों को क्या बोलते हैं? नार्किसिस्टिक। ऐसे लोग आपके आसपास में बहुत से मिल जाएंगे। जो आप कोई छोटा सा काम हो तो उसको क्या करते हैं? जैसे आपका कोई छोटा सा काम करवा देते हैं, है ना। भले काम वो आपने खुद ने किया हो और वो आपके साथ वैसे गए हो, पर वो सारे जो है मोहल्ले वालों को, घर वालों को, सभी को बताते घूमेंगे कि उसका फलाना फलाना काम मैंने करवा दिया, मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर नहीं होता तो हो ही नहीं सकता था, है ना। तो वो आपको क्या करते हैं? थोड़ा गलत शो करते हैं कि नहीं इससे तो होना ही था। या जैसे आपको जो है कोई किसी के पास सिग्नेचर कराने के लिए ऐसा होता है गाँव वगैरह में, है ना। तो काफी लोग होते हैं ऐसे जो क्या है साथ में चले गए, तो उसके बाद आगे सभी को बताते को मैंने उसका वो काम करवा दिया, मैं वहाँ गया था उसके साथ में, मैंने उसका ये करवा दिया, मैंने उसका वो करवा दिया। अगर वो जाता तो उसका होता ही नहीं, उसका उसने करना ही नहीं था, वो तो मेरा धक्का था इसलिए मैंने करवा दिया था। नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि क्या करना? खुद के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए दूसरे लोगों पे क्या करना? एक्सप्लॉइटेशन करना, यानी कि दूसरे लोगों पर क्या करना? इल्जाम लगाना कि ये तो क्या कर रहा था? गलत कर रहा था, मैंने ही इसको सही करवाया। क्या करते हैं ऐसे लोग? तो ऐसे लोग खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि मैं ही सबसे जरूरी हूँ, बाकी इस धरती पे कुछ भी जरूरी नहीं है, मेरे जितनी जरूरी चीज कोई यहाँ है ही नहीं, हुई नहीं, हो ही नहीं सकती, ऐसा इनका मानना होता है। और ये क्या शो करते हैं? ये डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी करते हैं। आपको पूछा जाए कि कौन सा डेल्यूजन होता है तो आप बताएंगे कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। वैसे इनके बारे में इतना आगे तक डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में, पर इनमें मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्लस्टर ए में कौन से डिसऑर्डर आते हैं, बी में कौन से आते हैं, सी में कौन से आते हैं, क्योंकि काफी बार एग्जामिनर जो है लिखता है कि नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ, तो आपने बताना होता है फिर वो क्लस्टर बी में आता है, क्लस्टर ए में आता है या क्लस्टर सी में आता है। समझ पा रहे बात? तो ये आप बोलेगा कि क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज, और उसमें से तीन नाम या तो हो सकता है वो एक्सेप्ट का दे या एक्सपेक्ट का दे। एक्सपेक्ट का देगा तो तीन अलग दे देगा और एक ये दे देगा, और एक्सेप्ट का देगा तो तीनों ये दे देगा, एक को इनमें दे देगा। और आपने बताना होता है कि क्लस्टर ए वाले कौन से हैं, क्लस्टर बी वाले कौन से हैं। तो अभी तक तो यहाँ से ही क्वेश्चन बने हैं, एक दो बार जो क्वेश्चन बने हैं कि क्लस्टर ए ग्रुप डिसऑर्डर कौन से होते हैं, बी कौन से होते हैं, सी कौन से होते हैं। पर ये बातें पढ़ने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। हमने कहा कि पैरालॉजिक में पर्सन शख्स नहीं करता है, आर्गुमेंटिव पर्सन होता है, सस्पिशियस होता है। स्टीरियोटाइप में हमने कहा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस करता है, पर्सन जो है क्या करता रहता है? खुद का रेफरेंस देता है, हर तरह ना, यानी कि खुद को ही क्या करता है? दूसरे लोगों से क्या करता है? इतने इंपॉर्टेंट नहीं देता, इंपॉर्टेंट नहीं देता है, खुद को इंपॉर्टेंस देता है। और स्टीरियोटाइप में हमने कहा हिडन स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना। और इस पर्सन का ओवर स्पीच होती है, डिजायर बिहेवियर होता है, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है, सारी बातें। क्लस्टर बी हम पढ़ रहे थे नार्किसिस्टिक, और हमने कहा कि यहाँ पर्सन खुद को इंपॉर्टेंस देता है और दूसरों पे क्या करता है? एक्सप्लॉइटेशन करता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यहाँ देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने मिलता है। और ये पर्सन, ऐसे पर्सन जो होते हैं नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी वाले, ये क्या करते हैं? जादू टोना करते हैं दूसरे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि मैं मुझे ऐसे ऐसे जादू टोना आते हैं, मुझे ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं, ऐसा जादू मैं कर सकता हूँ जिससे मैं सामने वाले को अपने वश में कर सकता है। ऐसा आपने देखा होगा, बिना बताए वशीकरण कराए, मन चाहा प्यार पाए 14 दिनों में, ऐसा आपने सुना होगा। सुना है क्या? फिर नीचे नंबर लिखे होते हैं बाबा जी से इल्म कराने के लिए तुरंत संपर्क करें। फिर तुम लोग नंबर लिखे भी होंगे, लिखे थे क्या नंबर? लिखे गलत बात है, खतरा मंडरा रहा है। तो क्या है कि नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या है? पर्सन खुद को इंपॉर्टेंस देता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? हाँ हाँ जी, हाँ मैंने बहुत कॉल किए,
मैंने बहुत कॉल किए। हाँ जी, बाबा जी खाते थे, बाबा जी ने काम करवाए भी हैं। मैं कहा बाबा जी पढ़ाई की वाली पूरी तरह मुझे मिल गई, अगर आपको भी चाहिए तो ले सकते, मिल जाती। चाहिए क्या किसी को? हाँ? तो तुम लोग पढ़े ना, तुम लोगों ने बाबा जी के नंबर लिए, तुम लोगों ने कहा क्या जिंदगी में? तुम लोग पढ़ के नौकरी लग जाते, मैं मान लेता तुम लोग पढ़े थे तो नौकरी लग गई ना। तुम लोग पढ़े ना, पीछे वाले तो बिल्कुल सत्यवान बने, हरिश्चंद्र कहते हैं हमने तो लड़की नहीं देखी, चलो आप तो, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। इनका देखो स्टेटमेंट, देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि नहीं सर हम है ना ऐसे सोचते ही नहीं है ना, ऐसा क्या? तो ना तो तुम लोग पढ़े ना, पढ़ के आते हो ना, तुम लोग जो है किसी के साथ बात करते हो ना, तुम कहीं जाते हो ना, तुमने ऐसे कभी फोन किया क्या जिंदगी में? बताओ तो सही। इसका मतलब तुम्हारा इस धरती पर आना व्यर्थ है। काहे को आए थे? भगवान से दुआ करके भाई भगवान उठा ले हमें, काहे को इस धरती पे भेजा है? ऐसा इतने शरीर मत बनाओ, जानता हूं मैं तुम लोगों को। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? हाँ, तो यहाँ क्या है? पर्सन क्या करता है? दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये सोचता है जो हूँ मैं ही हूँ। ये पर्सन क्या है? दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कोई सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में, तो वहाँ के रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन शहर में रह रहे हैं, तो नगर पालिका या नगर परिषद वालों ने क्या कर दिया, गली के कोने पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, या 2 4 5 गलियों की एक जगह क्या है, एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ आपने कूड़ा डालना है और वहाँ से जो है हमेशा आपका काम है। पर ये पर्सन क्या करेगा? वहाँ कूड़ा नहीं डालने के बजाय कहीं दूसरी जगह जाकर कूड़ा डालेगा। क्या दूसरी जगह कूड़ा डालना सही बात थी क्या? नहीं। अगर इसको कोई बोलेगा कि दूसरों के साथ क्या कर देगा, लड़ाई करने शुरू कर देगा, तेरी गली बड़ी है तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा सामने वाले को, सारा दिन लड़ने को तैयार रहता है। दिस इज नोन एज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरे लोगों की इसके सामने भले कोई बड़ा हो भले कोई छोटा हो, है ना, ये ऐसा नहीं देखता है कि मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं, ना ही क्या करते हैं किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही कोई सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। खुद का अंदर ही खुद को ही सेटिस्फैक्शन देने लग जाते हैं, यानी कि सेल्फिश बिहेवियर होता है। ये सोचते हैं कि बस मेरा काम बनना चाहिए, बाकी भले कुछ भी हो, है ना। तो क्या होते हैं? सेल्फिश बिहेवियर वाले पर्सन होते हैं। कौन? एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले। गिल्ट नहीं होता है अगर इनकी वजह से कोई गलती हो जाए ना, अगर इनकी वजह से क्या हो गया, कोई गलती हो गई है ना, कोई गलत काम हो गया, इनकी वजह से कोई नुकसान हो गया, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया, गली में कूड़ा डाल दिया, कुएं के अंदर क्या थे, केले के छिलके थे, और कोई पर्सन जो जा रहा था और केले के छिलके पे फिसल के गिर गया और गिरने से उसका पैर टूट गया। तो जब इनको बताएंगे कि यार तूने यहाँ कूड़ा डाला था कल और तेरी वजह से वो पर्सन गिर गया, फिसल के उसका पैर टूट गया, तो बोले मैं क्या करूँ, उस गली से आता ही ना हूँ, उधर वाली गली से चला जाता। जबकि अगर किसी को जाना ही उसी गली से हो, ऐसा तो नहीं है नहीं कि उस गली से जाना बंद कर दे उधर से जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। पर एक पर्सन के अंदर गिल्ट नहीं होती है, कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, देख के चलना चाहिए था उसको जो है इस गली से आना क्या जरूरत था, उधर वाली से चला जाता, उधर वाली से चला जाता, मतलब सो एक्सक्यूज देंगे, दूसरा के साथ लड़ाई करने को तैयार रहेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि मेरी गलती थी, चलो मैं कल से नहीं डालूंगा। समझ पाए बात को? एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन होते हैं, ये क्या करते हैं, इंप्लोजिव एक्ट करते हैं। इंप्लोजिव एक्ट क्या होता है, जो ना चाहने वाले काम होते हैं, ऐसे काम ये क्या करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। कौन? एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले लोग। थर्ड आपका कौन है? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में वाले क्या होते हैं? बॉर्डर लाइन कौन होते हैं? सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पर्सनालिटी यही है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा पर्सनालिटी हम देखते हैं वो कौन है? बॉर्डर लाइन है। अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर फाउंड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो आपने बताना है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। जो सबसे ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने मिलता है वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें पर्सन क्या है कि अच्छे से आईपीआर मैनेज नहीं कर पाता है। आईपीआर क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे वाला जो गुड आईपीआर है उसको मेंटेन करने में अनेबल होते हैं पर्सन। कौन से? जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वाले खुद की इमेज भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं।
तो आपको बोलेंगे एक पर्सन जिसका आईपीआर अच्छा नहीं है, सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है सोसाइटी में, इसका मतलब वो क्या है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर है, और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पर्सनालिटी रहती है। क्या होता है इसके अंदर, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ये खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर खुद का जो एंगर है, जैसे कोई बात हुई इनको अगर गुस्सा आया तो गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। बार बार इनके अंदर क्या होते रहते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के थॉट आते हैं, तुम मर जा तुम मर जा तुम मर जा, बार बार ये क्या करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट आते हैं इनको, बार बार क्या करते हैं, ये सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो है मूड जो है वो हर टाइम चेंज होने वाला होता है, एक मूड में ये नहीं रहते हैं, मूड की वैरायटी रहती है इनमें, बार बार कभी ये खुश होते हैं, कभी गम में हो जाते हैं, कभी है ना एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनके अंदर मूड के अंदर वेरिएबिलिटी आती रहती है, वेरिएबल टाइप का मूड होता है, इनका मूड एक जगह फिक्स नहीं रहता है। कौन, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन। और जब इनका मूड अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप इनके स्टेबल नहीं होते हैं, ये अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं। तो कौन सा, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और तीसरा कौन है, हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कौन है, हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्या होता है हिस्टीरियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, तो इसी डिसऑर्डर को, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डिसऑर्डर के नाम से इसको क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। क्या चाहता है यह मरीज, या मरीज चाहता है कि सभी लोग मुझे देखें, मैं जहां भी जाऊं मेरी तारीफ हो, हर कोई मेरी बात करे, सभी जगह मेरे चर्चे हो, ऐसी बातें चाहता है ये मरीज। जब तक इसके चर्चे हो, जब तक इसको सब कुछ देखे, सब लोग इसको देखते रहे, तब तक तो बात ठीक है। जब भी इससे ध्यान हटा, इसकी बात उठना बंद हुई, इसको एंजाइटी होने लगती है। इसका मतलब इसके अंदर मोस्ट कॉमनली क्या देखने मिलता है आपको, एंजाइटी देखने मिलती है। ऐसे पर्सन ओवर ड्रामेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, ओवर ड्रामेटिक होते हैं। ये लोग ये दूसरे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पर क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं। और इनका जो मूड है वो लेबाइल टाइप का होता है। कैसा होता है, लेबाइल, है ना। मूड बोलो या अफेक्ट, तो क्या होता है, लेबाइल अफेक्ट होता है, जिससे क्या हो जाते हैं, ये तुरंत क्या हो जाते हैं, इनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। जब तक लोग इनको देख रहे थे, है ना, वो भाभी जी जो शादी में गई थी, अच्छे से तैयार हो गए, 5-7 हजार का सूट पहना, 50-60 तोले गहने पहने हुए थे, बढ़िया हार उड़ डाल के गई, अच्छे से तैयार हो गए। अब शादी में जब तक लोग देख रहे थे, क्या बात है, तब तक तो ठीक थी। और जब किसी ने देखना बंद कर दिया, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसको तुरंत क्या होनी शुरू हो गई, एंजाइटी होनी शुरू हो गई, और ये चक्कर खा के गिर गई। और जैसे ही गिर गई, वहाँ आसपास सारे जने आके इकट्ठे हो गए। अब कोई पूछ रहा है कि क्या चाय लोगी, पानी लोगी, कोई कुछ भी लेके आ रहा है, कोई रसगुल्ले की प्लेट लाता है, कोई चाउमीन लेके आता है, कोई दही बल्ले लेके आता है, कोई टिक्की लेके आता है, कोई चाउमीन लेके आता है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा है, क्या करें भाई, है ना। तो क्या है, ऐसे जो है जब तक इसको इस तरीके से टेंशन मिलती रहती है, इसको एंजाइटी नहीं होती है। तो आसपास 5-7 औरतें बैठी है, ये और कितना सुंदर आ रहे थे, कहाँ से बनवा, कानों में इतने सुंदर कहाँ से बनवाए। जब तक ऐसी बातें चलती रहेंगी तब तक ये ठीक है। और अगर वो भी उसके साइड में हो गई, इसका मतलब दोबारा से फिर कोई बात नहीं करना शुरू। ओवर ड्रामेटिक होते हैं, हिस्टीरिया वाले मरीज कह सकते हैं आप, हिस्टीरियनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। समझ पा रहे हैं बात को। थर्ड क्या रहता है, क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कौन कौन से हैं, एक है पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या है, पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बात करें सबसे पहले हमारा जो है पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो क्या होता है इस पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, तो पर्सन क्या करता है, पैसिव का मतलब है इनडायरेक्टली, और एग्रेसिव मतलब एग्रेशन यानी गुस्सा। तो यहाँ क्या करता है, ये पर्सन कैसे होते हैं, जो डायरेक्ट गुस्सा शो नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली एग्रेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इनडायरेक्टली। जैसे कुछ लोगों को गुस्सा आया होता है तो वो किस चीज पे शो, किसी दूसरी चीज के ऊपर क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना।
जैसे हस्बैंड को वाइफ पे गुस्सा आ रहा है, अब वाइफ पे गुस्सा कर नहीं सकता तो क्या करे? हाँ, क्या करे? छाता जैसे हस्बैंड को वाइफ पे गुस्सा आ रहा है तो वाइफ पे गुस्सा कर नहीं सकता तो फिर क्या करे? अरे भाई मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, मेरी बात तो कहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे एक हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ पे गुस्सा आ रहा है, अब वो वाइफ पे गुस्सा निकाल नहीं सकता तो फिर क्या करे? दिमाग में बोलते हैं। हाँ, दिस इज पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दिमाग के भी ज्यादा मार देना, दिमाग को भी ज्यादा नहीं मार सकते ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये मार सकते हैं तो पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि पर्सन क्या करे? डायरेक्टली अपना जो एग्रेशन शो ना करके क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली क्या करे? एग्रेशन को शो करता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दूसरा हमारा क्या है? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्या होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? तो यहाँ क्या होता है? डिपेंडेंट यानी कि डिपेंड होता है, और डिपेंड है तो वो खुद का काम खुद कर सकता है क्या? नहीं। खुद के फैसले खुद ले सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब पर्सन क्या होता है? कोई भी डिसीजन लेना होता है, खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, खुद के डिसीजन के लिए दूसरे लोगों की सलाह मांगता है। दिस इज नोन एज डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस पर्सन के अंदर हर टाइम डर लगा रहता है कि अगर तूने ये काम अगर ऐसे कर लिया तो कहीं तुम इस काम में फेल ना हो जाए। ये बार बार छोटी छोटी बातों के लिए दूसरे लोगों से राय मांगता रहता है। इसको क्या रहता है? फियर ऑफ रिजेक्शन होता रहता है। इस पर्सन के अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होती है। क्या होती है? सेल्फ स्टीम का कमी होता है। और पर्सन क्या करता रहता है? नेगेटिव फीलिंग जो है शो ना हो, इसके लिए क्या करता है? ये दूसरे लोगों से बार बार क्या करता रहता है? अपने दूसरे लोगों की एडवाइस मांगता रहता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जबकि खुद की नेगेटिव फीलिंग को शो नहीं करता है। ऐसा नहीं दिखाता है कि मैं यार मुझे ऐसा डर लग रहा है कि काम फेल हो जाए इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। दूसरे लोगों से पूछता इसीलिए कि उसको रिजेक्शन का डर लगता है, पर ये बातें शो नहीं करता है कि मुझे मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसा शो नहीं करता किसी को, है ना। तीसरा क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में? कहाँ देखने मिलती है ये? आर्मी वाले लोगों को देखा है? आर्मी वाले, आर्मी पर्सन कैसा बिहेवियर होता होगा? आर्मी पर्सन में कोई है क्या यहाँ ऐसे कोई नॉन को मारने में? जो आर्मी वाले लोग होते हैं ना, कौन? आर्मी पापा कैसा बिहेवियर होता है? गुस्से वाला है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो क्या अगर आप उनको बोलेंगे कि फलाना काम ऐसे कर लें और उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो वो ऐसे नहीं करें, ऐसे मानेंगे नहीं कि हाँ ऐसे करो, वो कहेंगे नहीं ऐसे ही करना है। तो क्या होता है ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला डिसऑर्डर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कहाँ देखने मिलता है? आर्मी मैन या कंपनी वाले जो लोग होते हैं उन पर्सन्स के अंदर देखने मिलता है। होता क्या है इनमें? इन पर्सन का बिहेवियर जो है वो क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्लैक्स नहीं कर सकते हैं। आप इनको भले 100 फायदे बता दें। जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, आप कोलगेट लेने गए दुकान पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक कोलगेट खरीदेंगे, कोलगेट एक कोलगेट थी 50 रुपए, उसमें कितना ग्राम था? उसमें आ रहा था 300 ग्राम। बहुत कीजिएगा। दूसरी कोलगेट दे रहा था ये 75 रुपए की, कितने रुपए की? 75 रुपए की, उसमें आ रहा था 950 ग्राम। तो आने वाला पर्सन है उसको दस कि हमने कितने रुपए वाली लेनी है? 50 रुपए वाली। और आप उसको बोलेंगे कि देखो ये इससे लगभग ट्रिपल आ रही है ना, ट्रिपल से ज्यादा आ रही है। तो ये पर्सन कहेगा नहीं नहीं इससे 75 है, ये हम नहीं लेंगे। यानी कि आप भले उसको कितने ही फायदे बता दें कि ये इतनी आती है, इतनी है, ये पता नहीं कितनी बड़ी है, इससे 3 गुनी बड़ी है, इस पर 3 गुना ज्यादा वजन आ रहा है, भले जितने मर्जी फायदे बता दें, पर उन्होंने कहना है कि नहीं ये ही लेनी है। इसका मतलब ये पर्सन कैसे होते हैं? रिजिड बिहेवियर वाले होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इनके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेके चलते हैं। जितनी इनकी कैपेसिटी नहीं भी है उससे ज्यादा ये कैपेसिटी खुद पे लेके चलते हैं। कौन से? ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन होते हैं।
ठीक है। और एक क्या है हमारा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन को डर लगा रहता है। कोई भी काम शुरू करने जाता है उससे पहले उसको डर लगता है कि यार कहीं हम इस काम में फेल ना हो जाए। तो ये पर्सन क्या करते हैं, कहीं फेल ना हो जाए ऐसा सोच के कोई काम ही करना पसंद नहीं करते हैं। हर चीज को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। दिस इज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी के डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने टाइप्स के अंदर 3 क्लस्टर पढ़े, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में नार्सिसिस्टिक, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्टीरियोनिक। क्लस्टर सी में पैसिव एग्रेसिव, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव, अवॉइडेंट, है ना। ये क्या है, हमारे 3 क्लस्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, डिसऑर्डर पढ़ा, किसका, पर्सनालिटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्सनालिटी और कौन, पर्सनालिटी के टाइप्स की बात करें, है ना, ये तो हमारे क्या थे, डिसऑर्डर के टाइप थे। वैसे अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी कौन सी टाइप होती है। एक सेल्डन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, कौन हुए, एक सेल्डन नाम का साइंटिस्ट हुआ, जिन्होंने क्या किया, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया और उसके कुछ टाइप्स बताए। क्या है, सेल्डन क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन, सेल्डन क्लासिफिकेशन। क्या बताया इन्होंने, सेल्डन ने, सेल्डन क्या था, साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या किया, पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया और पर्सनालिटी को क्लासिफाई करके इन्होंने 3 तरीके से पर्सनालिटी बताई। एक इन्होंने बताया क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है। कैसे होते हैं, इन्होंने कहा एक होते हैं एक्टोमॉर्फिक, एक होते हैं मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक क्या है, एंडोमॉर्फिक। 3 तरीके के पर्सन इन्होंने बताए। इन्होंने कहा एक पर्सन वो जो क्या होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, एक वो जो एंडोमॉर्फिक और एक होते हैं मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक इन्होंने किनको बताया, इन्होंने कहा जो लोग पतले होते हैं और लंबे होते हैं, क्या होते हैं, जो लोग पतले होते हैं और लंबे होते हैं, उनको इन्होंने किस में रखा, एक्टोमॉर्फिक के अंदर रखा। किसके अंदर, एक्टोमॉर्फिक के अंदर। इन्होंने कहा जो लोग मोटे होते हैं और शॉर्ट हाइट के होते हैं, उनको इन्होंने किस में रखा, नहीं, एंडोमॉर्फिक में। जो पतले थे लंबे थे, दिस इज एक्टोमॉर्फिक। जो मोटे थे हाइट में छोटे थे, दिस इज एंडोमॉर्फिक। और जो लोग, जो जिम्नास्टियन पर्सन जो होते हैं, जो लोग स्ट्रॉन्ग थे, ब्रॉड चेस्ट थी, हैवी मस्कुलर पावर थी, उनको इन्होंने किसमें रखा, मीजोमॉर्फिक के अंदर। तो जो पर्सन क्या थे, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड चेस्ट, हैवी मस्कुलर पावर, इन लोगों को इन्होंने कहाँ रखा, उन लोगों को इन्होंने रखा किसके अंदर, किसके अंदर रखा, मीजोमॉर्फिक के अंदर। जिनके पास हैवी मस्कुलर पावर थी, जिन लोगों के पास में क्या था, ब्रॉड चेस्ट थी, जो लोग स्ट्रॉन्ग थे, उनको किसमें रखा, मीजोमॉर्फिक के अंदर। नहीं, मीजोमॉर्फिक शॉर्ट नहीं होते हैं। हाँ जी, एक्टोमॉर्फिक तो और 3 पर्सन है, एंडोमॉर्फिक फैटी और शॉर्ट वाले हैं, और मीजोमॉर्फिक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड चेस्ट और हैवी मस्कुलर पावर वाले। पहले वाले में गलत है कुछ, मैंने ऐसे ही दिखाया था, मीजोमॉर्फिक जो शॉर्ट होते हैं, मोटे होते हैं, ना कुछ में इन्वॉल्व होते हैं, ना मीजोमॉर्फिक जो शॉर्ट होते हैं नहीं है। एंडोमॉर्फिक वाले थे अपने आप ही इंट्रोवर्टेड और वो लिखवाई होगी, वो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड लिखवाई होंगे। कार्ल जंग की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम आगे। एक कार्ल जंग का भी क्लासिफिकेशन है, उसमें इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होती है, उसका लिखाया होगा वो, कि इसी में लिखाया होगा, सभी नहीं लिखा होगा आपको।
चलो अगर है तो चेंज कर लो कोई बात नहीं। पर वैसे अगर जो है एक्टोमॉर्फिक जो टॉल और थिन होते हैं सेल्डन ने बताया, और इसके साथ साथ मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक देखे हमने। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन, उसमें हम पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी और एक पढ़ेंगे एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। चलो आगे। कार्ल जंग का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? कार्ल जंग, और कार्ल जंग ने क्या बताया? तो इन्होंने भी पर्सनालिटी को डिवाइड किया, पर्सनालिटी को डिवाइड करके एक इन्होंने कहा कि कौन से टाइप की होती है? टाइप ए पर्सनालिटी होती है। कैसी होती है? टाइप ए। क्या होता है टाइप ए? इनको इन्होंने इंट्रोवर्टेड बोला। कैसा बोला? इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड क्या? इन्होंने कहा कि ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं? स्लो होते हैं, कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, और ये डिप्रेस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्रेस नेचर के होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इंट्रोवर्टेड है ये पर्सन क्या होते हैं? पर्सन वेरी स्लो नेचर टू स्टार्टिंग एनी वर्क। कोई भी काम को शुरू करने से पहले ये क्या होते हैं? बहुत ही स्लो होते हैं। कोई भी एक्टिविटीज के स्टार्टिंग में आप देखेंगे वैसे पर्सन क्या होते हैं? बहुत ही स्लो नेचर के होते हैं, और क्या होते हैं? ये डिप्रेस नेचर के होते हैं। स्लो इनका मूड जो है वो हमेशा क्या रहेगा? डिप्रेस टाइप का रहेगा। ये बिल्कुल ही क्या होते हैं? स्लो टाइप के पर्सन होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। दिस इज इंट्रोवर्टेड। और एक इन्होंने बताया टाइप बी, और टाइप बी में इन्होंने कहा कि ये पर्सन कैसे हैं? ये एक्सट्रोवर्टेड है। कैसे हैं? एक्सट्रोवर्टेड है। और ये पर्सन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ही हैप्पी रहते हैं, और क्या रहते हैं? एक्साइटेड टाइप के होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होता है? पर्सन हैप्पी होता है, और क्या रहता है? एक्साइटेड रहता है। कौन सा? एक्सट्रोवर्टेड। वेरी हैप्पी और एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक हिपोक्रेट्स नाम से साइंटिस्ट हुए। कौन हुए? हिपोक्रेट्स। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्सनालिटी को 4 तरीके से बताया। उन्होंने 4 तरीके के पर्सन लिए और उनको उनकी पर्सनालिटी को क्या किया? अलग अलग तरीके से बताया। उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि एक पर्सन होते हैं जो क्या होते हैं? बहुत ही स्लो होते हैं, स्लगिश टाइप के होते हैं, और उन पर्सन को इन्होंने एक अलग नाम दिया, और उन्होंने कहा कि उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं? फैलेंजिन बोलते हैं, है ना। तो एक हिपोक्रेटस के अनुसार भी अलग से क्लासिफिकेशन आता है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटस। हिपोक्रेट्स और हिपोक्रेट्स ने क्या बताया? कि इन्होंने भी पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप में क्या किया? क्लासिफाई किया। और क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक है फैलेंजिन। क्या? फैलेंजिन। क्या होते हैं फैलेंजिन? पर्सन very slow and sluggish nature। इन्होंने कहा कि जो पर्सन बहुत ज्यादा स्लो और स्लगिश यानी कि धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, बहुत ही सुस्त पर्सन जो होते हैं, उनको इन्होंने किस कैटेगरी में रखा? इन्होंने कहा ये क्या होते हैं? फैलेंजिन कैटेगरी में आते हैं। एक कैटेगरी इन्होंने बताई कि एक होते हैं सैंग्यूइन। कौन सी कैटेगरी बताई? इन्होंने बताई कि एक पर्सन जिनको हमने बोला सैंग्यूइन। और सैंग्यूइन कौन से पर्सन? तो जो पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये पर्सन कैसे होते हैं?
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के होते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट और चीयरफुल पर्सनालिटी जो इनकी होती है, चीयरफुल नेचर जिनका होता है, उनको किस कैटेगरी में रखा इन्होंने, सैंग्यूइन कैटेगरी में रखा। किसमें रखा, सैंग्यूइन कैटेगरी में। कुछ पर्सन इन्होंने ऐसे देखे जो क्या है, टेम्पर टाइप के थे। टेम्पर यानी कि जो क्या थे, बहुत ज्यादा उनके पास मस्कुलर पावर थी, और जो हर टाइम क्या है, काम करने के लिए एग्रेसिव रहते थे और स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। उन पर्सन को इन्होंने कहा रखा, तो उन पर्सन को इन्होंने रखा चार्ली कैटेगरी में रखा। किसके अंदर रखा, चार्ली कैटेगरी। इन्होंने एक कैटेगरी और बताया और उस कैटेगरी को इन्होंने नाम दिया चार्ली। जो पर्सन क्या थे, इन पर्सन को आसानी से क्या किया जा सकता था, एक्साइट किया जा सकता था। ये इजीली क्या हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, हॉट हो जाते थे, टेम्पर हो जाते थे, है ना। उनको इस कैटेगरी में था चार्ली। इजीली एक्साइटेड, हॉट, टेम्पर। और उनको किसने रखा, उनको इन्होंने जो है वो चार्ली कैटेगरी में रखा। और कुछ पर्सन उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, ऐसे पर्सन को इन्होंने एक नाम और दिया और उनको नाम दिया मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक। और मेलैंकोलिक क्या है, तो सैड और डिप्रेस नेचर वाले जो पर्सन थे उनको किसमें रखा गया, मेलैंकोलिक। सैड और डिप्रेस नेचर वाले जो पर्सन थे उनको इन्होंने किसमें रखा, मेलैंकोलिक कैटेगरी के अंदर रखा गया। हिपोक्रेट्स, phalangein, sanguine, charlic, melancholic. Phalangein, slow, sluggish. Sanguine, confident, cheerful. Charlic, easily excited, hot temper. Melancholic, sad, depressed nature. उसके बाद में एक और आए जिनका नाम था क्रैशमर। क्या नाम था, क्रैशमर। और उन्होंने भी पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया। जैसे हमने अभी पढ़ा था, हमने कहा था कि टॉल और थिन जो पर्सन थे उनको हमने कौन सा नाम दिया था, एक्टोमॉर्फिक। जो ब्रॉड चेस्ट और स्ट्रॉन्ग थे उनको मीजोमॉर्फिक, जो शॉर्ट और फैटी थे उनको एंडोमॉर्फिक। उसी तरीके से क्रैशमर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो लोग टाल और थिन है उनको उन्होंने एस्थेनिक पर्सनालिटी बताया। उन्होंने कहा कि उनका पर्सनालिटी कैसा होता है, एस्थेनिक टाइप का होता है। जो पर्सन क्या थे, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड चेस्ट, हैवी मस्कुलर पावर वाले थे, उनको उन्होंने कहा कि ये पर्सन एथलीट वाले हैं। और जो पर्सन क्या थे, बहुत ज्यादा फैटी थे, हाइट में शॉर्ट थे, उन्होंने उनको कहा कि ये पिकनिक पर्सनालिटी वाले पर्सन है। और कुछ लोग ऐसे देखने को मिले जिनकी ना तो ब्रॉड चेस्ट थी, ना वो बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर वाले थे, पर बहुत ज्यादा वीक भी नहीं थे, ना लंबे थे तो ना पतले थे, ना बोने थे तो ना मोटे थे। मतलब सभी का मिक्सचर था, है ना। सभी पर्सनालिटी को मिला दिया जाए तो उनका एक मिक्सचर था। और ऐसा मिक्सचर जिसमें देखने मिला उन लोगों की उन्होंने कहा कि वो डिस्प्लास्टिक पर्सनालिटी वाले थे। तो उसके बाद कौन आया, इनके बाद आए क्रैशमर। कौन आया, क्रैशमर। और क्रैशमर ने क्या बताया, तो इन्होंने भी चार टाइप की पर्सनालिटी दी। और उस 4 टाइप की पर्सनालिटी का नाम क्या है, एस्थेनिक, एथलीट, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। क्रैशमर। और क्रैशमर ने क्या बताया, इन्होंने भी 4 कैटेगरी बताई। एक कैटेगरी बताई एस्थेनिक, एक बताई एथलीट, एक बताई पिकनिक, एक बताई डिस्प्लास्टिक। उन्होंने कहा एस्थेनिक जो टॉल और थिन पर्सन है, एथलीट जो स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड चेस्ट, हैवी मस्कुलर पावर है,
और कितनी जो फैटी और शॉर्ट है। इस प्लास्टिक में सभी का कॉम्बिनेशन, ऑल आर मिक्स। तब सभी को मिक्स करें तो उससे जो कैटेगरी निकल के आई उसको उन्होंने क्या बोला, दिस प्लास्टिक बोला। किसने बताया, क्रैशमर ने बताया। इन्होंने क्रैशमर। ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड थी, पर्सनैलिटी से रिलेटेड। हमने पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर की क्लस्टर पढ़े। इसके अलावा हमने पर्सनैलिटी का क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन या उसके आगे सब डिवीजन जो थे वो हमने पढ़ा। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने का काम करते हैं। बातें सारा दिन बातें ना, मौका मिलना चाहिए। इतनी देर से टाइम नहीं मिला था ना बात करने का। हाँ क्या खाना भी शुरू हो गया, इतनी जल्दी भूख भी लगती है। नेक्स्ट रहता है आपका न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, और न्यूरोटिक डिसऑर्डर का नाम है फोबिया। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर का नाम है फोबिया। क्या होता है फोबिया? फोबिया क्या होता है? हाँ जी, डर। कैसा डर? जैसे पेपर वाले दिन तो पेपर देने जाओगे आप, उस दिन आपको डर लगेगा, वो वाला डर। फिर कौन सा डर? हाँ जी, फियर। अगर सीवियर फॉर्म ऑफ फियर इज फोबिया। क्या? इर्रेशनल फियर। फोबिया क्या होता है? फोबिया हाँ जी, क्या
अब कारण बंद करा दिया वो मेरे रिश्ते आ जाए काम को बहुत करती हैं फिर इतने ही पानी को डर हाँ, तो फोबिया क्या है? फियर है। पर कैसा फियर है? इरेशनल टाइप का फियर है। कैसा फियर है? इरेशनल टाइप का फियर है, जिसका कोई रैशनल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को ऊंचाई से डर लगता है, तो आप उसको जो है जब छत पे लेके जाएंगे तो वो खड़ा खड़ा कांप रहा है। आपने बोला क्या हो गया? वो बोले मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो क्या ऐसा थोड़ी था कि जैसे आप उसको छत पे लेके गए तो वो नीचे गिर जाएगा, ऐसा होने वाला था क्या? पर नहीं, जैसे आपने ऊपर का नाम लिया तुरंत उसको क्या होने लगा? डर लगने लगा, है कि नहीं? दिस इज नोन एज फोबिया। तो क्या है? फोबिया क्या है? एक इरेशनल फियर है। क्या है? इरेशनल फियर है, जिसका कोई रैशनल नहीं होता है। बिना किसी रैशनल के क्या होना? डर का लगना क्या कहलाता है? और ये इरेशनल फियर किससे हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, कोई एक्टिविटी से हो सकता है, कोई सिचुएशन से हो सकता है, किसी पर्सन से हो सकता है। किस किस से हो सकता है? किसी सिचुएशन से हो सकता है, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, और किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है। क्या है? फोबिया कहलाता है। इरेशनल फियर फ्रॉम एनी सिचुएशन, पर्सन, ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी। दिस इज नोन एज। कौन कौन से टाइप के फोबिया होते हैं? जैसे एक होता है एगोराफोबिया। क्या? किसको बोलते हैं एगोराफोबिया? हाँ जी, ओपन स्पेस से डर लगना। अगर ओपन स्पेस से डर लगे उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। हाँ, अगर क्या हो, किसी को ओपन स्पेस से डर लगे, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, दिस इज नोन एज एगोराफोबिया। और इसी को दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ, हाउस बाउंड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात हाउस वाइफ, हाउस बाउंड सिंड्रोम किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? एगोराफोबिया को। किसको? एगोराफोबिया को। क्या होता है इसमें? तो जैसे क्या है, पहले, आज के समय में तो नहीं है, पहले पुराने टाइम में अगर बात करें तो जैसे जो राजा महाराजा होते थे तो उनकी जो रानियां होती थी वो लंबे लंबे समय तक बाहर नहीं निकलते थे, और जब वो फिर घर से बाहर निकलते थे तो उनको क्या होता था? डर लगता था, जिसका कोई भी रैशनल नहीं होता था, इरेशनल फियर होता था उनको, और वो बाहर जाने से डरती थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ, हाउस बाउंड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। या कोई पर्सन है जिसका जो क्या है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, ऐसी जगह या कोई पब्लिक प्लेसेस है ना, वहां जाने से अगर डरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई तो बोल दे कि एक पर्सन है जो क्या है, कोई सोसाइटी पार्क है या सोसाइटी का फंक्शन है, और वहां जाने से क्या हो रहा है? उसको फियर हो रहा है, उसको डर लग रहा है। तो ये क्या है? दिस इज एगोराफोबिया। यानी कि कोई पर्सन अगर कहाँ जाने से डरता है, ओपन स्पेसेस में जाने से डरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। और सोसाइटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फोबिया है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया इन सोसाइटी। जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, वो कौन है? तो वो आपका एगोराफोबिया है। या आपको बोल दे कि घर से बाहर जाने में डर लगे, घर से बाहर जाने में कोई पर्सन है उसको डर लग रहा है, ये क्या है? ये एगोराफोबिया है। क्या है? एगोराफोबिया। इसके अलावा आपको बोल दे कि एक पर्सन है जिसको क्या हो रहा है, किसी पब्लिक परफॉर्मेंस के अंदर है ना, कोई स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, और जैसे उसको स्टेज परफॉर्मेंस करने को बोला तो वो उसने क्या कर दिया है? क्राई करना शुरू कर दिया है, या वो जो है
जोर जोर से सीवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसको क्या है, सोशल फोबिया है। तो क्या, सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, और सोशल फोबिया क्या होता है, तो सोशल फोबिया कोई एक्टिविटी, जैसे कि कोई स्टेज पर है, परफॉर्मेंस करनी है या कोई पब्लिक परफॉर्मेंस है, उससे अगर डर लगे तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल फोबिया। तो फियर फ्रॉम स्टेज या स्टेज या सोशल परफॉर्मेंस। जो भी टीवी एंकर होते हैं या जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनमें ये फोबिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको पूछा जा सकता है कि एक्टर एक्ट्रेस में कौन से टाइप का फोबिया प्रेजेंट नहीं होता है, सोशल फोबिया उनके अंदर नहीं होता है। जितने भी कलाकार है ना, कोई सिंगर है तो उसमें भी ये क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। सिंगर बोलूं, टीवी एंकर बोलूं, है कि नहीं। जो सिंगर है अगर उसको बोले कि तुम्हें स्टेज परफॉर्मेंस करनी है और वो बोले नहीं नहीं मुझे डर लगता है, तो क्या वो सिंगर बन सकता है, क्या सिंगिंग होगी क्या उसकी, नहीं हो पाएगी। तो उनमें क्या होता है, ये सोशल फोबिया एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, सोशल फोबिया एब्सेंट रहता है। आपको पूछा जा सकता है कौन से ऐसे पर्सन होते हैं या कौन से टाइप की पर्सनालिटी है जिनके अंदर सोशल फोबिया प्रेजेंट होता है। पर्सनालिटी पूछ ले तो जो शाही पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं, शाही पर्सनालिटी। शाही क्या, जो शर्मीले अंदाज वाले लोग होते हैं। कौन से लोग, शर्मीले अंदाज। तुम लोगों को आते है ना शर्म, शर्म आती है, शर्मीला अंदाज है क्या आपका, हाँ कोई है जो शर्मीले अंदाज वाला हो। तो शाही पर्सनालिटी वाले लोगों में कैसा फोबिया होता है, सोशल फोबिया देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को किससे डर लगे, स्ट्रेंजर से डर लगता हो, उसको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। अगर क्या हो रहा है, स्ट्रेंजर से डर लग रहा है, फियर हो रहा है, दिस इज नोन एज जीनोफोबिया। और बच्चों में, इन्फेंट में अगर आपको पूछा जाए विच टाइप ऑफ दी या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोबिया आर प्रेजेंट इनटू द इन्फेंट, तो आप क्या बोलोगे, जीनोफोबिया। कब होने लगता है ये, कब होने लगता है, हाँ स्ट्रेंजर एंजाइटी कब आती है बच्चे में, 5th मंथ पे आती है कि पहले आ जाती है, अपनी माँ को कब पहचानता बच्चा, 3 महीने पे। सोशल स्माइल कब आती है बच्चे, हाँ 2 मंथ पे आती है। तो फियर फ्रॉम स्ट्रेंजर, अगर स्ट्रेंजर से डर लगे उसको क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। अगर क्या है, किसी पर्सन को क्लोज स्पेस से डर लगे, किसे क्लोज स्पेस से, फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। अगर किसी को क्लोज स्पेस से डर लगे तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एग्जामिनर आपको बोलेगा एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने एडवाइस दिया तुम्हें सीटी स्कैन करवाना है, पर पेशेंट जो है जैसे ही उसको बोला कि तुम सीटी के लिए जाओ, मरीज जो वो खड़ा कांप रहा है, घबरा रहा है, रो रहा है जोर जोर से। क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है, क्लोज स्पेस में जाने से डर लग रहा है, यानी कि उसको क्लस्ट्रोफोबिया है। क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया है। इसके अलावा और कौन कौन से फोबिया होते हैं, एक होता है मोनोफोबिया। क्या होता है, मोनोफोबिया। क्या होता है मोनोफोबिया, कुछ लोग जिनको अकेला रहने से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगे, दिस इज नॉन एज मोनोफोबिया। अगर किसी को दर्द से डर लगे,
तो उसको हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। किसी को शादी से डर लगे, किसी को लगता है क्या? किसी को ब्लड से डर लगे, हाँ डर लगता है क्या शादी से किसी को? तो हम तो चाहते हैं कोई करे, करिए ऐसे ऐसा क्या? हाँ हाँ, डेमोफोबिया, एल्गोफोबिया, मोनोफोबिया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ एक्रोफोबिया, fear from hole, ट्रिपनोफोबिया। इसके अलावा fear from germ, इसके अलावा अगर किसी को कुत्ते से डर लगे तो उसको साइनोफोबिया बोलते हैं। किसी को एनिमल से डर लगे तो उसको जूफोबिया बोलते हैं, है ना? हाइट से डर लगे उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। हाँ जी, Xenophobia another thing. Xenophobia last one. Fear from कारण number. हाँ Media. हाँ, जर्म, GERM जर्म, मीसोफोबिया। क्या?
बोलो बोलो, मैं बता देता हूँ, पूछ लो। फियर फ्रॉम जर्म, मिसोफोबिया। हाँ जी, रात को भी डर लगता है, बड़ा खुशी। रात को डर लगता है। निक्टोफोबिया होता है, निक्टो होता है शायद, निक्टो होता है शायद। ऐसे बहुत सारे फोबिया है। एक चीज़ है फियर का फोबिया है, कम से कम 300 पता नहीं 373 है, पता नहीं इतने फोबिया है। तो इतने याद करने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। कुछ ऐसे स्पेसिफिक है जो आपके आ सकते हैं, तो उन्हीं को पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसे टाइम अगर सारे पढ़ने लगे, बहुत सारे फोबिया। वो नहीं आ रहा है कुलवंत आजकल, कहाँ गया कुलवंत, कहाँ गया आजकल? क्यों, क्या हो गया? कब से? अच्छा, वापसी कब है? और वो सुशील? गर्ल्स में और कौन कौन है? कौन कौन यहाँ है गर्ल्स में? हाँ? किनके? हाँ हाँ हाँ, एक्सपायर हो गए।